हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे आए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने क्लियर मेजॉरिटी के साथ, पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी ने एक बिग बैंग तरीके से कम बैक किया है। बीजेपी ने लोगों को कैलकुलेशन फेल कर दिया है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे थे कांग्रेस को जीतते हुए और बीजेपी को हारते हुए। कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है। ऑपोजिशन पार्टी का दावा था कि इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी, नॉन बीजेपी सरकार आएगी। तमाम मीडिया हाउस, तमाम मीडिया चैनल जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उसमें भी वो कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे। इन राज्यों में कांग्रेस जीतती दिखाई गई थी, लेकिन इस रिजल्ट ने तमाम लोगों को सरप्राइज कर दिया। ऑपोजिशन पार्टीज को सरप्राइज कर दिया, कांग्रेस को सरप्राइज कर दिया। तमाम मीडिया जो उन्होंने एग्जिट रिपोर्ट दी थी, जो एग्जिट पोल दिया था, ये रिजल्ट उस एग्जिट पोल के विपरीत आया है। ये रिजल्ट बिल्कुल भी सरप्राइज बीजेपी के लिए नहीं है, और खास करके हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने इन तमाम राज्यों में जिस तरीके से रैली की थी, और खास करके देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जगह जगह प्रचार किया था और अपने केंद्रीय मंत्री को, मिनिस्टर्स को, एमपीज को इस प्रचार में झोंक दिया था, और उसका रिजल्ट साफ तौर पे दिखाई दिया। तो ये रिजल्ट बीजेपी के लिए और खास करके नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। भाजपा की सच्ची गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वायदे कहीं टिक नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि ये मोदी की गारंटी है, तो शायद उनकी गारंटी पे लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया, और इसी का परिणाम है कि लोगों ने उनकी गारंटी पे भरोसा करते हुए उन्हें वोट दिया और बीजेपी को दोबारा इन 3 राज्यों में सत्ता में लाया। हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। द रियलिटी इज दैट इट्स अ फैक्ट कि बीजेपी के वोटर्स और बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट है। एक तरफ बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट है और बीजेपी का वोटर्स इंटैक्ट है। बीजेपी किसी भी राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर कहीं भी कम नहीं हुआ, बढ़ा है लेकिन कम नहीं हुआ है। एक तरफ बीजेपी एक ताकत बनकर लड़ रही है, और वहीं ऑपोजिशन और खास करके कांग्रेस और ऑपोजिशन तमाम अलग अलग पार्टियों में, तमाम अलग अलग दलों में बटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब अलग अलग पार्टियां बटी हुई हैं, इनका वोट शेयर भी बढ़ जाएगा, इनके वोटर्स भी बढ़ जाएंगे। यही वजह है बीजेपी की जीत की और कांग्रेस और ऑपोजिशन की हार की। तमाम ऑपोजिशन पार्टी ने मिलकर एक ग्रैंड अलायंस तो बना लिया, 28 पार्टियों का अलायंस तो बना लिया, लेकिन इंटरनल अलायंस, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग और इंटरनल सहमति अभी भी आज भी नहीं हो पाई। इस रिजल्ट से तो यही दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे से राय मशवरा लेना, एक दूसरे से इंटरनल एडजस्टमेंट करना, ये तमाम पार्टियां चाहती थी। तमाम ऑपोजिशन पार्टियों ने कांग्रेस से कहा कि हम बात कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा हम तमाम मीटिंग इस इलेक्शन के बाद करेंगे। कांग्रेस ने इस मीटिंग करने से, मशवरा करने से, डिस्कशन करने से और इंटरनल अलायंस में एडजस्टमेंट करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। जो ये बीजेपी की इन राज्यों में जीत है और जो कांग्रेस की और विपक्ष की हार है, इसकी जिम्मेदारी और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस का घमंड, कांग्रेस की अकड़ कांग्रेस को ले डूबी। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बैठा करके। अरे भाई छोड़ो अगले फिर। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अरे भाई छोड़ो अगले फिर। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? अरे भाई छोड़ो अगले फिर। बीजेपी ने जो आपसी विवाद थे, अलग अलग राज्यों के आपसी झगड़े थे, बीजेपी ने उसे सुलझा लिया और कांग्रेस देखती रहेगी। इन 5 राज्यों का रिजल्ट किसको कितनी सीट मिली, हम इस पे एक नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल सीट्स 230 है, मेजोरिटी के लिए 116 सीटें चाहिए, जिसमें से बीजेपी को 163 सीट्स मिली है, कांग्रेस को 66 सीटें मिली है।
राजस्थान में टोटल सीट्स 199 है, जिसमें से 101 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए, जिसमें से बीजेपी को 115 सीटें मिली है और कांग्रेस को 69 सीटें मिली है। छत्तीसगढ़ में टोटल सीट्स 90 है, मेजॉरिटी के लिए 46 सीटें चाहिए, जिसमें से बीजेपी को 54 सीट्स मिली है और कांग्रेस को 35 सीटें मिली है। तेलंगाना में टोटल सीट्स 119 है, जिसमें से मेजॉरिटी के लिए यानी सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए, जिसमें से कांग्रेस की 64 है, बीएसआर की 39 है, बीजेपी की 8 सीटें हैं और एआईएमआईएम की 7 सीटें हैं। वहीं मिजोरम में टोटल सीट्स 40 है, जिसमें से 21 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और वहां पर मिजोरम पीपल्स पार्टी के पास 27 सीटें आई हैं और मिजोरम नेशनल पार्टी के पास 10 सीटें हैं और बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। ये 5 राज्यों की स्थिति है। इससे आप टोटल तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस राज्य में किसके पास कितनी सीटें आई, किस पार्टी की सीट बढ़ी और किस पार्टी की सीट घटी। और इससे एक बात साफ होती है कि कौन सी पार्टी ने किस लेवल की और किस तरीके की मेहनत की है, ये भी एक बात साफ हो जाती है। और खास करके ये तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी सीटें लाई है विद क्लियर मेजॉरिटी के साथ, विद बम्पर वोटों के साथ, ये एक बात तो क्लियर है, इसने बीजेपी ने कांग्रेस की तमाम रणनीति को फेल कर दिया। कांग्रेस की हार हुई है, इसमें एक बात तो साफ है, इसमें खुद कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी का एरोगेंस और कांग्रेस पार्टी का घमंड कांग्रेस पार्टी को ले डूबा। कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दलों से मशवरा नहीं किया, उनसे मीटिंग नहीं की, उनसे बातचीत नहीं की। हो सकता था ना कि उनसे इंटरनल अलायंस किया जाए, एक करस्पॉन्डेंस किया जाए, एक बातचीत की जाए और आपस में तालमेल करके इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर भी अपने सहयोगी दलों के साथ चालाकी दिखाई। कांग्रेस चाहती थी कि जो भी मीटिंग हो, जो भी मशवरा हो, जो भी डिस्कशन हो, वो इलेक्शन के बाद होगा। कांग्रेस का यह मानना था कि इन 5 राज्यों में जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और जब हमारी सरकार आएगी, जब हम क्लियर मेजॉरिटी में यहाँ पर आएंगे, तो हम हमारे सहयोगी दलों पे अपना दबदबा बनाएंगे और अपना डिक्टेट टर्म्स करेंगे और हम जितनी चाहे उतनी सीट अपने सहयोगी दलों से मानेंगे। मतलब कांग्रेस की नीयत में यहाँ पर पहले से ही खोट थी। इतना बड़ा अलायंस बना है, 28 पार्टियों का अलायंस बना है, जिसे इंडिया अलायंस नाम दिया गया है और कांग्रेस उसका सबसे बड़ा दल है। सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस का यह दायित्व और फर्ज था कि तमाम सहयोगी पार्टियों को आपस में लेके चलती, उनसे मशवरा करती, उनसे मीटिंग करती, उनसे डिस्कशन करती, ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके यह इलेक्शन लड़ा जाए। अब वो और बात है, जो ये इंडिया अलायंस बना है, ये लोकसभा इलेक्शन के लिए बना है, नो डाउट, लेकिन राज्य के इलेक्शन के लिए ये 5 राज्यों में जब इलेक्शन थे तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी कि तालमेल करके जिसकी सीटें जहां पर ज्यादा है तो वहां पर वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, तो शायद कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आपस में तालमेल करके डिस्कशन करके अगर लड़ते तो शायद कुछ सीटें बीजेपी के कम होती और कांग्रेस और उनके अलायंस की बढ़ जाती। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर भी चालाकी की, अपने सहयोगियों के साथ करस्पॉन्डेंट और मीटिंग्स नहीं की। अब सोचिए, एक सिंपल, राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अब सोचिए, 5 साल में कांग्रेस उस राज्यों में पावर में होने के बावजूद भी अपने खुद के वोटर्स को नहीं समझा पाई। जब ये इंडिया अलायंस बना था तो इसमें एक बात और सामने आई थी, इन्होंने कुछ न्यूज चैनल्स को, कुछ मीडिया हाउसेस को बॉयकॉट किया था कि हम इस चैनल को कोई भी इंडिया अलायंस में थे इंटरव्यू नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर भी वो रूल ब्रेक किया। कांग्रेस के कई नेता इस इलेक्शन में उन मीडिया हाउसेस को, उन मीडिया चैनल्स को इन्होंने इंटरव्यू दिया, उससे बातचीत की। कांग्रेस ने यहां पर भी अपनी मनमानी की और उन मीडिया हाउसेस को, उन मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया जिसको इंडिया अलायंस ने बैन किया था। तो डेफिनेटली एक बात तो साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि कांग्रेस अपनी मनमानी तरीके से चल रही है। तो मैं आपको साफ बता दूं कि आज कांग्रेस का वो पोजीशन बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी मनमानी तरीके से इंडिया में इलेक्शन लड़ सकती है, जब तक कि वो लोकल पार्टीज का, स्टेट की जो लोकल पार्टीज होती हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं,
जब तक कांग्रेस उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेगी, जब तक उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगी और उनको मान सम्मान रिस्पेक्ट नहीं देगी और उनको उनके हक का वोट शेयर उतनी सीटें नहीं देगी, तो ये बात रख लीजिए कि कांग्रेस तो कभी भी पावर में नहीं आई। कोई इलेक्शन लोकल नहीं होता, एवरीथिंग इज नेशनल। अगर कांग्रेस कहेगी कि हमारा अलायंस लोकसभा के 2024 के इलेक्शन के लिए हुआ है तो हम यहाँ पर अपनी मनमानी करेंगे, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज नेशनल। जो यहाँ हो रहा है उसका इफेक्ट, उसका असर आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में डेफिनेटली दिखाई देगा। ये बात याद रखना, और ये बात कांग्रेस को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना कांग्रेस के लिए अच्छा है। और यही कांग्रेस के एरोगेंस का नतीजा था कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 72 कैंडिडेट उतारे, आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए। जब अगर यही चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती, आपस में तय मशवरा हो जाता, तो ये चीजें नहीं होती। इतना एरोगेंस और इतना घमंड इतने बड़े अलायंस में नहीं चलता। और ये बात कांग्रेस को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना कांग्रेस के लिए और बाकी ऑपोजिशन पार्टियों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये तमाम चीजों के बावजूद प्रेशर और दबाव बीजेपी पे है, कांग्रेस पे नहीं, क्योंकि खोने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, क्योंकि बीजेपी को उतनी सीटें कम से कम जीतना है जितनी वो पिछले बार जीती थी, उससे ज्यादा या कम से कम उतनी 303 सीट। तो बीजेपी के पास 303 सीट को बचाना, दोबारा 303 लोकसभा सीटों को चुनकर दोबारा लाना, दोबारा पावर में आना, दोबारा भारत में सरकार बनाना, ये बीजेपी के ऊपर दबाव है, प्रेशर है। और कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस को खोने को कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास खोने को बहुत कुछ है, क्योंकि खोने को उसी के पास होता है जिसके पास बहुत कुछ होता है। आज बीजेपी के पास 303 सीटें हैं और एनडीए के पास 353 सीटें और बीजेपी के पास सरकार है। तो बीजेपी डेफिनेटली चाहेगी कि दोबारा फुल मेजॉरिटी के साथ वो सत्ता में आए, पावर में आए और भारत में दोबारा फिर से एक बार अपनी सरकार बनाए। तो उस पे बीजेपी पे दबाव है, प्रेशर है, वापिस से सरकार बनाने का प्रेशर बीजेपी के ऊपर कंटिन्यूस तौर पर है और 2024 के इलेक्शन तक रहेगा। आप ये चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट देख के आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं और उसका क्या मतलब है आने वाले 2024 के इलेक्शन में, कि बीजेपी के ऊपर दबाव और बीजेपी के ऊपर प्रेशर क्यों है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 24 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है जिसमें से 28 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 9 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है जिसमें से 26 के 26 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 7 के 7 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 62 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। तो आप सोचिए, जो मैंने आपको लोकसभा की सीटें गिनवाई अलग अलग राज्यों से, तो डेफिनेटली बीजेपी के ऊपर ये दबाव और ये प्रेशर कंटिन्यूस तौर पर रहेगा 2024 के इलेक्शन तक, कि दोबारा इन राज्यों से इतने ही एमपी को दोबारा चुनकर लाना, दोबारा उनको जिताना। पूरे यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 50% के आसपास है। आप सोचिए, 50% वोट शेयर है बीजेपी का यूपी में, और बसपा का मतलब बहुजन समाज पार्टी का तकरीबन 20% के आसपास है और समाजवादी पार्टी का 18.11% है। और वहीं कांग्रेस का जानते हैं कितना है? कांग्रेस का महज सिर्फ 6.36% वोट शेयर है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर 6.36% है। सोचिए, कांग्रेस को यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए 50% वोट शेयर के आसपास भी पहुंचने के लिए कांग्रेस को किस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचिए, किस लेवल की रणनीति अपनानी पड़ेगी, किस लेवल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और किस लेवल की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। और ये तो एक बात है, कांग्रेस की मेहनत एक बात, लेकिन दूसरा, बिना सहयोगी दलों के और बिना अलायंस के यूपी में कांग्रेस अपने बल पे अकेले नहीं जीत सकती, ये बात तो पक्की है। लेकिन सोचिए, कांग्रेस ईवीएम लेकर आए
तेलंगाना में जिसने आरएसएस से निकले एबीपी से आरएसएस होते हुए बीजेपी वाले नेता को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया है, क्या आप उम्मीद करते हैं कांग्रेस से? इसी का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस को अपने परिवार, नेहरू, राजीव, इंदिरा के अलावा अपना परिवार दिखता है और इसीलिए नरेंद्र मोदी इन सब पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दलित पिछड़े आदिवासियों को साधने की कोशिश करते हैं। कि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर था 31.34%, जो 2019 के इलेक्शन में बढ़कर 37.36% हो गया, यानी 6% की बढ़त। आप सोचें 6% किसे कहते हैं? 6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी 140 करोड़ का 6%। तो बीजेपी ने 2014 से 2019 तक अपना 6% वोट शेयर बढ़ाया। 37.34% वोट शेयर बीजेपी का है, जिसमें बीजेपी को 303 सीट आई थी और एनडीए यानी बीजेपी और उसके अलायंस को मिला के 353 सीटें टोटल आज लोकसभा में बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास है। 1% वोट शेयर का मतलब 1,40,00,000 वोटर्स आपकी पार्टी में आ गए। तो बीजेपी ने 2014 से 2019 तक 6% वोट शेयर बढ़ाया, यानी 7 से 8 करोड़ वोटर्स को अपनी पार्टी में शामिल कराया। तो आप सोचिए कि अगर कांग्रेस को बीजेपी को टक्कर देना है 2024 के इलेक्शन में, तो उसको कितने करोड़ वोटर्स को अपने पाले में लाना होगा और किस लेवल की पॉलिटिक्स और किस लेवल की रणनीति और किस लेवल का कैलकुलेशन करना होगा, आप ये खुद सोचिए। वहीं कांग्रेस की 2019 के लोकसभा इलेक्शन में वोट शेयर था 19.5%। आप सोचिए कांग्रेस का वोट शेयर 19.5% और बीजेपी का वोट शेयर 38% के आसपास। तो वो लेवल पे जाना, उतना वोट शेयर बढ़ाना, आप सोचिए किस लेवल की मेहनत, किस लेवल का गेम प्लान और किस लेवल की पॉलिटिक्स कांग्रेस को करनी, कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज को करनी पड़ेगी। बीजेपी किस लेवल की पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी का गेम प्लान क्या रहता है, बीजेपी कितने आगे तक सोचती है, हम एक आसान चीजों में समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं हमारे राज्य महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है। बीजेपी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की सरकार है और ये सरकार पूरे बहुमत से है, पूरी मेजॉरिटी से है। सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। फिर एक सवाल है कि फिर बीजेपी ने क्यों अजित पवार और उनके समर्थकों को, एनसीपी को अपने साथ में शामिल किया? जरूरत क्या है? लेकिन बीजेपी दूर की सोचती है, आगे की सोचती है कि कल आने वाला 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी है, विधानसभा इलेक्शन भी है, तो उसे लोकसभा इलेक्शन भी जीतना है और विधानसभा इलेक्शन भी जीतना है और दोबारा महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाना है। इसीलिए वो देखते हुए बीजेपी ने अजित पवार और उनके समर्थकों को भी एनसीपी के अपने साथ में लिया। ये बीजेपी की दूर की सोच जो कांग्रेस नहीं सोचती। अगर यहाँ पर कांग्रेस होती तो कांग्रेस क्या करती? हम सरकार जीत गए, हमारी सरकार चल रही है, हम दूसरी पार्टी को क्यों ले? क्योंकि हमको उनके साथ में सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी, पावर देना पड़ेगा, मिनिस्ट्री देना पड़ेगी, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो क्यों करें? हम खुद ही सरकार चलाएंगे। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि बीजेपी आगे तक की सोचती है। बीजेपी 2024 का सोच रही है। बीजेपी को 2024 में महाराष्ट्र में सरकार बनाना है और लोकसभा में जितनी सीटें पिछले बार आई थी उतनी सीटें कम से कम दोबारा जीतना है। ये बीजेपी का महाराष्ट्र में टारगेट है और ये बीजेपी का महाराष्ट्र में गेम प्लान है, जिसकी तरफ बीजेपी मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है और आगे बढ़ रही है। कि बीजेपी खाली एक पावर, एक सत्ता और एक राज्य आने से मुतमईन नहीं होती है। बीजेपी आगे तक की सोचती है, नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स करती है। नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा? तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी 2024 लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन की तैयारी अभी से कर रही है अजित पवार को लेके। सोचिए, जो बीजेपी लास्ट टाइम शिवसेना के साथ मिलकर लड़ी थी, अब वो बीजेपी आने वाले 2024 के इलेक्शन में बीजेपी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे प्लस एनसीपी यानी अजित पवार और उनका ग्रुप, ये तमाम तीनों मिलकर लड़ेंगे।
तो आप सोचिए, आप खुद कैलकुलेशन कीजिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने के चांसेस हैं। और आप जानते हैं बीजेपी की पॉलिटिक्स नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर कुछ कमी बेसी आए भी तो बीजेपी के पास दूसरा गेम प्लान कभी भी तैयार रहता है। कांग्रेस के लिए ये उसके अस्तित्व की बात है, उसके वजूद को बचाने की बात है, उसकी आइडियोलॉजी को बरकरार रखने की मेहनत है और उसके लिए एक प्रयास करना पड़ेगा कांग्रेस को आउट ऑफ द वे जाके। बीजेपी के इस जीत ने बीजेपी को एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक मॉरल बूस्टर दिया है। अब आने वाले वक्त में आप जानते हैं कि बीजेपी के साथ राष्ट्रवाद तो पहले से ही है, अब आने वाले वक्त में थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम भी होगा, पाकिस्तान ज्यादा चर्चा में आएगा और इस गेम प्लान करके बीजेपी दोबारा सत्ता में आने का पूरा प्रयास करेगी। और ये इलेक्शन के रिजल्ट ने बीजेपी को एक कॉन्फिडेंस और एक बूस्टर दे दिया है और आने वाले 2024 के इलेक्शन का रास्ता साफ और आसान कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।